फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू वेलकम यू ऑल इन रेडिकल आईटी एंड मेडिकल। आप सभी का स्वागत है और हम लोग बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन पढ़ रहे हैं एंड दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट टॉपिक। लेक्चर नंबर 12 है। हम लोग लास्ट क्लास में बात कर ही रहे थे कि हार्ट रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स हैं, कुछ पार्ट छूट गया था कि 1 आवर में उसको कवर करना मुश्किल था, तो कुछ पार्ट छूट गया था। तो लेट्स टॉक कि वो क्या डिफरेंट चीज़ें हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे हार्ट ट्रांसप्लांट में पिछली क्लास में हमने डिस्कशन किया था कि अपने इंडिया ये काफ़ी वेल नोन है हार्ट ट्रांसप्लांट को लेकर। मुंबई में काफ़ी ये चीप प्राइसेस में कराया जा सकता है। तो यहाँ पर ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो यहाँ कुछ एक एक्स्ट्रा पॉइंट भी लिखा हुआ है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, इसको आप रीड करेंगे। और हार्ट ट्रांसप्लांट का मतलब कब, जैसे किसी पर्सन में कंटिन्यूस हार्ट अटैक आ रहे हैं और उसमें जो नंबर ऑफ ब्लॉकेज है वो ज़्यादा है, मतलब इसको हमने जैसे पिछले बार में देखा आर्टीरियोस्क्लेरोसिस और एथेरियोस्क्लेरोसिस, जो हमने कहा था कि प्लग फॉर्मेशन हो सकता है या फिर उस प्लग के कारण जो मसल थी उसमें ग्रोथ हो जाती है। तो दो चीज़ें हो सकती है। तो जब ये ऐसा कुछ होगा तो एग्जैक्टली बाकी कहीं हो तो प्रॉब्लम उतनी नहीं है, लेकिन जो ब्लड वेसल हार्ट की वॉल को ब्लड सप्लाई करती है तो ज़रूरी है कि उनका ब्लॉकेज नहीं होना चाहिए। अगर ये ब्लॉक होगा तो उन हार्ट की वॉल को ब्लड कैसे मिलेगा? ब्लड नहीं मिलेगा तो नरिशमेंट नहीं मिल पाएगा, ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी। अगर मसल्स को ये सारी चीज़ें ना मिले तो हार्ट की मसल्स काम करना बंद कर देगी, यानी ओवरऑल हार्ट काम करना बंद कर देता है। तो पहले हम ये जैसे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हमने देखा था कि वो किस तरीके से जो ऑर्टा है वहीं से हम लेफ्ट और राइट दो ब्रांचिंग देखते हैं, एक अपर और थोड़ा सा नीचे की तरफ पर ये आर्टरीज बनती हैं। इनको हमने नाम दिया था कोरोनरी आर्टरीज। तो इनके अंदर ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो ब्लॉकेज के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मसल्स को ये कम अमाउंट में ऑक्सीजन डिलीवर्ड करें और मसल्स वर्क नहीं कर पाते हैं, उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड मायोकार्डियल इस्चीमिया। अच्छा, उसके पहले इन्फ्रैक्शन होगा और इन्फ्रैक्शन के बाद जो एक उससे थोड़ी ज़्यादा डिफिकल्ट कंडीशन जनरेट होगी तो उसको हम इस्चीमिया कहेंगे। दोनों कंडीशन में एग्जैक्टली क्या होता है? इन्फ्रैक्शन का मतलब था कि ब्लॉकेज इन कोरोनरी आर्टरीज ड्यू टू प्लग समफर, और उस कारण से जो ऑक्सीजन है वो डिलीवर नहीं हो पा रहा। लेकिन अगर ये कंटिन्यूस रहा, उस कंडीशन में पर्टिकुलर एक हिस्से में वो ऑक्सीजन न मिलने के कारण मसल्स पूरी तरह से डैमेज हो जाएंगे और जो पंपिंग एक्शन है, रिदम एक्शन जो है वो बिगड़ जाएगा एंड दैट विल ऑब्वियसली वो बहुत ज़्यादा पेन भी करेगा। इस्चीमिया कंडीशन में कन्वर्ट होगा। इस्चीमिया है रॉन्ग है, उस कंडीशन में ये हार्ट अटैक में कन्वर्ट हो सकता है। हार्ट अटैक फर्दर ये कार्डियक फेलर या कार्डियक अरेस्ट जिसको हम कहते हैं उसमें कन्वर्ट हो सकता है। तो जब ऐसा है, हम इसको इमेजिन करके, मतलब जो हमने पढ़ा था एंजियोग्राफी करके हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितना % ब्लॉकेज है। अगर ये ट्रीट नहीं किया जा सकता तो ट्रीकेट मतलब जो ब्लॉकेज है उनको ओपन नहीं किया जा सकता, उस कंडीशन में हार्ट ट्रांसप्लांट ही एक हमारे पास चांस होता है। तो अगर डोनर अवेलेबल है, हमारे पास ऑर्गन अवेलेबल है, उस कंडीशन में जो पेशेंट है उसको दूसरा हार्ट दिया जा सकता है। अब ये बिल्कुल न्यू हार्ट तो नहीं होगा, है ना, ये समझ सकते हैं, लेकिन हम कुछ ईयर्स तक या फिर काफ़ी लंबे टाइम तक उस पेशेंट को बचाए रख सकते हैं, उसको सर्वाइव बना सकते हैं। यहाँ साथ ही साथ कुछ और भी पॉइंट लिखे हैं, लाइक यहाँ ये भी आपको ध्यान देना है कि पेस मेकर आर्टिफिशियल, वो हमने बात की है, उसको कैसे ट्रांसप्लांट करते हैं। इसके अलावा जो इम्यूनोसप्रेजेंट ड्रग्स, ये पॉइंट लिखा हुआ है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन में हमने क्या देखा है कि किसी का भी ब्लड हम किसी दूसरे पर्सन को ऐसे ही नहीं देते। तो रेसिपिएंट और डोनर, उनके बीच में वो ब्लड रिलेटेड कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए। तो ये आप पहले जानते हैं, चैप्टर के स्टार्ट में ही हमने ये चीज़ें सीखी है कि देयर आर 4 टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप्स। ब्लड ग्रुप अगर मैच करेगा तभी जाकर जो ब्लड है उसको ट्रांसफ्यूज किया जाता है। तो क्या वैसा कुछ ऑर्गन्स में भी होता है? तो मैंने उसी टाइम पे बताया था, जैसे आरबीसी की सरफेस पे जो एंटीजेंस होते हैं उनको हम ब्लड एंटीजन कहते हैं। सिमिलरली ऑर्गन्स में भी तो वैसे ही होगा। एमएचसी हम बाद में जब इस डिजीज नाम का चैप्टर पढ़ेंगे तो उसके बारे में पढ़ेंगे कि मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी क्या होती है और एचएलए ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन क्या होता है। उस तरीके से जो ऑर्गन्स हैं उनको ट्रांसप्लांट करना उनकी मैचिंग के बाद पॉसिबल हो पाता है। तो बाई चांस एक तो बड़े मुश्किल से यहाँ पर ऑर्गन की अवेलेबिलिटी हो रही है और उस कंडीशन में ट्रांसप्लांट करना है, तो क्या हमारे पास ऑप्शन है कि हम कंपैटिबिलिटी देखें? तो इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स यूज किया जाता है और उस इम्यून रिस्पॉन्स को कुछ टाइम के लिए सप्रेस कर दिया जाता है। ऑटोमेटिकल कुछ टाइम बाद बॉडी उस ऑर्गन को एक्सेप्ट कर लेती है और उस कारण से उसके अगेंस्ट कोई भी एंटीबॉडी सिंथेसाइज नहीं होती। तो दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके अलावा जो इनोवेशन है, वेगस नर्व, 10th क्रेनियल नर्व, उसका क्या रिलेशन है ये भी यहाँ पर लिखा हुआ है। तो एक बार इसको देखेंगे
तो हार्ट ट्रांसप्लांट के बारे में था। अब दूसरा हम देखते हैं कि और कुछ इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर्स हैं। 5th कैटेगरी लिखी हुई है कॉन्जेनाइटल हार्ट डिफेक्ट्स। कॉन्जेनाइटल का सीधा मतलब क्या है, तो पॉइंट लिखा हुआ है अ डिफेक्ट दैट इज प्रेजेंट एट बर्थ। बीमार पड़ेंगे इसका मतलब क्या है, कोई ना कोई जो पैथोजन है, माइक्रोब्स है, वो हमारी बॉडी के अंदर जाता है। ऐसे तो हर कोई एक ऑर्गेनिज्म है, तो हमने कहा कि हर ऑर्गेनिज्म की अपनी कुछ सिक्योरिटी होती है। उस सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए सेल्फ और नॉन सेल्फ के बीच में डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए। यानी ये आप समझते, जैसे आप भी जिस स्कूल में जाते होंगे तो वहाँ पर आपको आईडीज प्रोवाइड किया जाता होगा, ताकि ऐसा नहीं कि एक बच्चा जो है किसी आज मतलब 1 महीने के लिए इस स्कूल में जाए और उसका मूड हुआ कि चलो उस स्कूल में घूम आते हैं, तो वो दूसरे स्कूल चले जाए। ऐसा नहीं होता है, एक एडमिशन होता है और उसके बाद आईडीज दी जाती है, तो ये आप जानते हैं। तो उस आईडी कारण आपके पास ये कंपल्शन हो गया ना कि आप उस स्कूल में जाएंगे। क्या आप उस आईडी को दूसरे स्कूल में चला सकते हैं? नहीं। तो बस यही है, ऐसा कुछ आप समझ लें कि ऑर्गेनिज्म है, सभी के अंदर सिक्योरिटी के लिए ऐसे एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं। लेकिन हो सकता है जब ऐसा कुछ ब्रीच हो, मतलब कोई पर्सन जो है, स्टूडेंट था, अपने आईडी के साथ वो किसी दूसरे स्कूल में चले गया, सिक्योरिटी वाले को पता नहीं चला, लेकिन फिर चेकिंग हुई और सडनली क्या हुआ, उतने सारे आईडीज में एक अननोन आईडी आ गया, तो क्या उसका सिक्योरिटी अलार्म रिड्यूस करेगा? यस, क्योंकि वो सिस्टम जो लगा था, चेक कर रहा था कि हमारे स्टूडेंट है कि नहीं, तो सभी की आईडीज मैच हो रही थी, स्कूल का पर्टिकुलर लेवल जो है वो उसमें था। लेकिन एक नया आईडी जब गया तो वो स्कूल का नाम मैच नहीं कर रहा है, मतलब वो पर्सन जो था, वो स्टूडेंट जो है, वो इस स्कूल को बिलोंग नहीं करता है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ भी होता है, हमारे अंदर डिफेंस में होता है, और यही कारण है कि हमारा जो सिक्योरिटी सिस्टम है, यानी इम्यून सिस्टम, वो अलर्ट हो जाता है, और फिर वो नया जो भी था, हो सकता है वो नया जो है वो कोई ऐसा प्रोटीन बना रहा हो जो हमारी बॉडी के लिए ठीक नहीं है, सेहतमंद नहीं है, दैट मे बी पॉइजनस इन नेचर, मतलब उससे कोई ना कोई हमको प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए प्रॉब्लमेटिक था। अदरवाइज हो सकता है बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहते हैं। हम कर्ड खाते हैं, सभी को पसंद होता है मोस्टली, तो कर्ड में भी तो बैक्टीरिया है, लैक्टोबैसिलस। अब अगर ये खा रहे हैं तो इनसे हम बीमार क्यों नहीं होते? क्योंकि ये हमारी बॉडी के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन में होता है। हमारा डिफेंस कहता है कि इनसे हमको खतरा नहीं है, इसलिए प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कुछ दूसरे बैक्टीरिया, उनके ऊपर पाया जाने वाला कोई प्रोटीन कोट या कोई पॉलीसैकेराइड, वो हमारे लिए डेंजरस हो सकता है। इन दैट कंडीशन हमारा इम्यून सिस्टम क्या करेगा? उसको रेस्पॉन्स करेगा, और यही कहते हैं कि हम बीमार पड़ गए हैं। तो वो सारा जो मैंने आपको ये बताया, ये आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग, क्योंकि अभी हम 12th जो ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज नहीं पढ़े हैं, इसलिए आप रिलेट कर पाएँ। सीधी बात है, हम बीमार पड़ते हैं, अपॉर्चुनिस्टिक क्लिनिकल इन्फेक्शन, मतलब कोई पैथोजन जाएगा तब बीमार पड़ेंगे। लेकिन जो बर्थ हुआ है उसमें भी तो कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, उसकी कुछ फिजियोलॉजी या उसका जो सिस्टम है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर सकता है। क्यों ऐसा? क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सारी इंफॉर्मेशन तो जीन रखते हैं, तो हो सकता है जब उसका फॉर्मेशन हो रहा हो, ठीक है, यानी फीटस जब बन रहा हो, तो उसमें जितने भी जो स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे स्टमक बनना, ब्रेन बनना, अलग अलग टिश्यूज बनना, ये जानते हैं, एपिथेलियल है तो बोन्स भी बनेंगी और ब्लड भी बनेगा, तो इनको बनाने के लिए जो फॉर्मूलेज होंगे, जो जीन्स होंगे, अगर एक कम या ज़्यादा हो जाए तो प्रॉब्लम तो होगी। उसे हम जेनेटिकल डिसऑर्डर होते हैं, इसी को कहते हैं जेनेटिकल डिसऑर्डर। लेकिन क्योंकि ये उस टाइम पर हुआ है जो बर्थ से पहले है, इसीलिए इनको हम क्या नाम देंगे? कॉन्जेनाइटल। तो ऐसे कॉन्जेनाइटल डिसीज होती है, यानी बर्थ के साथ ही, हिंदी में से हम जन्मजात बीमारियां कह सकते हैं। लेकिन क्या हार्ट से भी ऐसा रिलेशन है? क्या हार्ट में भी ऐसे कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट हो सकते हैं? ऑफ कोर्स यस, यही लिखा है कॉन्जेनाइटल हार्ट डिफेक्ट के बारे में। क्लियर? क्या हो सकता है यहाँ पर? Many such defects are not serious and may go unnoticed for a lifetime. बहुत सारे ऐसे डिफेक्ट जो पता नहीं चलता है। जैसे एक पर्सन है, मैं दौड़ लगाता हूँ तो मेरा हार्ट जो है वो प्रॉपर वर्क करता है, प्रॉपर बीटिंग करता है, इस कारण से सफिशिएंट अमाउंट में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है सारी जगह पहुँचाया जाता है। लेकिन एक दूसरा पर्सन है, उसकी फिजिक मुझसे ज़्यादा है, तो हमने कहा था ना कि हमारा हार्ट हमारे फिस्ट के बराबर है। अगर मुझसे एक लंबा चौड़ा पर्सन है तो उसका हार्ट तो मेरे से कंपैरेटिवली तो बड़ा होगा, ऐसा हम प्रोपोर्शनल वाइज बोलते हैं, क्योंकि साइज बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगी, तो उसको कोप अप करने के लिए उसका भी हार्ट क्या होगा? उसके बॉडी प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग बड़ा ही होगा। अच्छा, यहाँ ये थोड़ा सा फन हो जाता है ना कि सपोज एक दूसरा पर्सन है, अगर मुझसे हाइटेड है, ज़्यादा हेल्दी है, तो मेरा ब्रेन और उसका ब्रेन, मतलब मेरा जो स्कल है पूरा, उसके स्कल के कंपेरिजन में छोटा है, तो इंटेलेक्चुअल किस में ज़्यादा होगा? जो बड़ा है वो। तो यहीं पर एक डायलॉग बना हुआ ना, अकल बड़ी या भैंस। तो ये जो है, ये चीज़ अलग हो जाती है कि वो क्रैनियल कैपेसिटी
ठीक है, क्रेनियल कैपेसिटी पॉइंट में हम कहेंगे कि वो एक डिफरेंट पॉइंट हो गया, लेकिन रिलैक्चुअल इज काइंड ऑफ डिफरेंट थिंग। लेकिन यहाँ हार्ट का रिलेशन है बॉडी प्रोपोर्शन से, ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि छोटा हार्ट ज़्यादा हार्ट बीट, बड़ा हार्ट कम हार्ट बीट लेकिन आउटपुट ज़्यादा। तो दैट डिपेंड्स कि बॉडी का प्रोपोर्शनल क्या होता है। अच्छा, वापस हम उसको कनेक्ट करते हैं। तो मैं बात कर रहा था कि जो दूसरा पर्सन है उसका हार्ट बड़ा है, मेरा हार्ट छोटा है। मैंने ऐसा है नहीं प्रैक्टिकली, ठीक है। अगर ऐसा कुछ होता है उस कंडीशन में, अगर हमने रेस लगाई और पता चला कि वो मुझसे हार गया, वो जल्दी कुछ दौड़ रहा था, उसके बाद उसका दम भर रहा था, मतलब वो प्रॉपर ब्रीथ नहीं कर पा रहा था, तो उसका रीजन क्या होगा? क्यों ब्रीथ नहीं कर पा रहा? तो डायग्नोस करने में पता चला कि एक्चुअली जो ब्लड सप्लाई है वो प्रॉपर अमाउंट में नहीं हो पा रही थी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है उन टिश्यूज को प्रॉपर नहीं मिल पा रहा था। क्लियर? ये ऐसा स्टडी से पता चला। तो इसके पीछे रीजन क्या होगा? हार्ट, क्योंकि हार्ट का फंक्शन होता है पंप करना, और हार्ट ने एफिशिएंटली पंप नहीं किया है। यहां पर अगर वो दौड़ेगा ही नहीं तो ये बात पता नहीं चलेगी। इस कारण से हम कह सकते हैं कि कुछ ऐसे डिफेक्ट्स, जैसे उसका हार्ट बड़ा होना चाहिए था लेकिन था छोटा, दिस इज जेनेटिकल डिफेक्ट, लेकिन ये मॉनिटर नहीं हो पा रहा था, ये पता नहीं चल पा रहा था। ये पॉइंट यहां पर इस तरीके से इसका मीनिंग निकलता है कि बहुत सारे डिफेक्ट हैं जो हमको पूरी लाइफ भी गुजर जाएगी तो शायद ही हम नोटिस कर पाए, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो कि लाइफ थ्रेटनिंग है, यानी हमारे जीने की बात आ जाती है। ठीक है, लाइफ एंड डेथ की यहाँ पर बात आती है। तो हम यहाँ डिस्कस करेंगे ऐसे कौन से वो लाइफ थ्रेटनिंग कॉन्जेनाइटल हार्ट डिफेक्ट है। तो पहला नाम यहाँ आप पढ़ पा रहे होंगे, लिखा हुआ है को मतलब आप जानते ही हैं, उसके आगे लिखा है ARC यानी आर्कटेशन। तो आर्कटेशन ये हमने कहाँ पढ़ा है? हमने जब हार्ट से ब्लड को बाहर की तरफ मूव किया था तो एक रोटेशन आया था ना, एंड दैट इज कॉल्ड द ऑर्टा। हमने ये भी रिलेट किया था कि जनरली पेन होता है लेफ्ट साइड, क्यों होता है? क्योंकि वो ऑर्टा जो था वो किधर था, किधर बेंड था? लेफ्ट साइड था। क्लियर? तो वो जो एक आर्क बना हुआ है उसमें अगर डिफेक्ट आ जाए, ऑर्टा में जो वो आर्क है उसमें अगर डिफेक्ट आ जाए, उसका ल्यूमेन छोटा हो जाए, शायद आप समझ पा रहे होंगे। जैसे हमारे घर में भी पानी आता है तो वो टैप जो है जिससे कनेक्टेड पाइप हैं, वो पाइप का एक कोई ना कोई स्पेसिफिक डायमीटर तो होगा। पाइप पतले हो सकते हैं या मोटे हो सकते हैं। मोटा पाइप होगा तो क्या होगा? ज्यादा पानी निकलेगा। पतला पाइप होगा तो क्या होगा? कम पानी निकलेगा। अब पहले आप जब घर में जाते हैं तो वहां पर मोटा पाइप लगा हुआ था, आपके किचन में सिंक जो था उसमें जो टैप है वहां पर अच्छा खासा पानी आ रहा था। लेकिन कुछ ऐसा हुआ, आपने एक प्लम्बर को बुलाया, उसने पाइप बोला कि ये तो लीकेज कर रहा है, इस कारण से हमको पाइप चेंज करना पड़ेगा। उसने पाइप चेंज किया, बाद में पता चला कि अब वो जो फ्लो है वो फोर्स नहीं आ पा रहा उस पानी में। जब इसके पीछे रीजन जानेंगे तो आप देखेंगे अरे पहले तो पाइप मोटा लगा हुआ था, अब पतला कर दिया इसने, तो ये रीजन था। तो यहाँ ऑर्टा किस तरीके से इसको रिलेट करता है किसी डिसऑर्डर से? तो पूरी बॉडी में ब्लड किसने सप्लाई किया था? ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो सप्लाई होता है वो तो ऑर्टा के थ्रू ही होगा ना। सिस्टमिक सर्कुलेशन जो है दैट स्टार्ट फ्रॉम द ऑर्टा। अब अगर ऑर्टा ही नैरो हो जाए तो क्या सफिशिएंट अमाउंट में ब्लड सप्लाई होगा? इसको हम थोड़ा रिलेट भी कर सकते हैं। हम ये कहते हैं कि जनरली हमने कहा था कि कार्डियक आउटपुट को हमने डिफाइन किया था। कार्डियक आउटपुट क्या होता है? एक मिनट में हमारा हार्ट कितना ब्लड वो पंप आउट करता है, कितना निकालता है। तो एक मिनट में क्या, उसको हम कैसे करेंगे? तो हम बात कर रहे हैं नॉट फॉर द लंग्स, बट हम बात कर रहे हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन, यानी ऑर्गन्स जो हैं उनको कितना ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलता है। तो जो वेंट्रिकल्स हैं उस वेंट्रिकल में कौन सा वेंट्रिकल सिस्टमिक सर्कुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, या आप बोल सकते कौन सा वेंट्रिकल सिस्टमिक है? तो लेफ्ट वेंट्रिकल सिस्टमिक है। ठीक है। पल्मोनरी सर्कुलेशन में कौन सा वेंट्रिकल रिस्पॉन्सिबल है? राइट वेंट्रिकल। तो राइट वेंट्रिकल को हम क्या बोल सकते हैं? पल्मोनरी वेंट्रिकल बोल सकते हैं। तो इस तरीके से अगर हम वेंट्रिकल की बात कर रहे हैं तो लेफ्ट को हमने कहा कि ये सिस्टमिक वेंट्रिकल है। अब उसका जो वॉल्यूम था वो 70 ml था, और हम जानते हैं कि हार्ट जो बीट होती है वो 72 होती है। इस अकॉर्डिंग से अगर कार्डियक आउटपुट देखा जाए तो वो लगभग 5040 ml हो जाता है, विच इज अप्रॉक्स 5 लीटर। 5 लीटर ब्लड जो है पर मिनट, इस स्पीड से हमारा हार्ट ये एफिशिएंसी दिखा रहा है ना। हार्ट का जो काम है उसको हम एक स्पीड से एफिशिएंसी चेक कर सकते हैं। हम ये बोल सकते हैं कि हमारा हार्ट इतना सफिशिएंट है कि 1 मिनट में 5 लीटर ब्लड को वो पंप कर लेता है। ठीक है। लेकिन अगर डिफेक्ट हो जाए, वेंट्रिकल छोटा हो जाए, या फिर अभी हम पहले बात कर रहे हैं ना, पहला केस हम क्या देख रहे थे? तो यहां देखो
यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन या सॉरी कोआर्क्टेशन ऑफ द ऑर्टा लिखा, मतलब ऑर्टा का लुमेन छोटा हो जाए तो क्या वेंट्रिकल पुश करेगा, तो क्या फोर्स डेवलप हो पाएगा, क्या सफिशिएंट अमाउंट में ब्लड सप्लाई हो पाएगा? नो, ये वॉल्यूम गिर जाएगा। अगर ऑर्टा में डायमीटर कम कर दिया जाए तो दिस 5 लीटर कैन बी ड्रॉप, दिस कैन बी 3.5 और 4। तो जो जाना चाहिए था 5 लीटर 1 मिनट में, वो अब 4 लीटर हो गया, यानी हर 1 मिनट में 1 लीटर कम हो रहा है। तो 1 घंटे में कितना हो जाएगा? सीधे सीधे आप 60 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यू कैन से द 60 लीटर उसका फर्क आ गया। मतलब ये पर्सन जो है वो 1 घंटे में 60 लीटर ब्लड ज्यादा एक्सचेंज कर सकता है एज कंपेरिजन टू दिस पर्सन। तो ये कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होगा, इसकी एफिशिएंसी फर्क आ जाएगा। ये जब फिजिकली कुछ वर्क करेगा तो ये उतना एफिशिएंट नहीं हो पाएगा। देख रहे हैं? तो ये लाइफ थ्रेटनिंग था। दैट मे बी लेस, हो सकता है 3.5 हमने 4 कहा है, ये लिथल कंडीशन हो, उससे कम हो जाए तो तब तो हार्ट का काम होना या हार्ट का होना कोई मतलब नहीं रखता है। तो इस तरीके से ये ऑर्टा इंपॉर्टेंट था, इसका डायमीटर ये इंपॉर्टेंट है। ज्यादा बिगर होगा, चौड़ा हो जाएगा तो प्रेशर ड्रॉप कर देगा, क्योंकि वेंट्रिकल के वॉल्यूम के बराबर ही है। हमने कार्डियक आउटपुट क्या निकाला है? हमने निकाला है वेंट्रिकल वॉल्यूम, दिस इज कॉल्ड द स्टोक वॉल्यूम। हमने ऑर्टा के डायमीटर को कुछ नहीं किया। ऑर्टा का डायमीटर कम करेंगे तो ये वॉल्यूम जो है रेट में फर्क आ जाएगा। अगर ऑर्टा का हमने डायमीटर बढ़ा दिया तो क्या होगा? इतना ही रहेगा ना, क्योंकि ये तो चेंज नहीं हो रहा है स्टोक वॉल्यूम। क्लियर? लेकिन जो प्रेशर क्रिएट होगा उस कंडीशन में क्या होगा? आई थिंक हो सकता है कंफ्यूजन हो। हमने यहां पर कहा कि ऑर्टा जो है उसका डायमीटर हम क्या कर रहे हैं, पहले केस में डिक्रीज कर रहे हैं। तो यहां पर कार्डियक आउटपुट क्या हो जाएगा? कार्डियक आउटपुट विल बी ऑल्सो डिक्रीज, पहला केस। अगर ऑर्टा का डायमीटर हम इंक्रीज करें तो कार्डियक आउटपुट क्या हो जाएगा? यहां पर रिमेन सेम, यानी इतना होगा 5 लीटर। क्यों होगा? क्या रीजन देंगे? क्योंकि कार्डियक आउटपुट किसके ऊपर डिपेंड करता है? दैट डिपेंड्स ऑन दिस स्ट्रोक वॉल्यूम। ये क्या है? स्ट्रोक वॉल्यूम है। स्ट्रोक वॉल्यूम को हम डिफाइन कर सकते हैं द वॉल्यूम ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल। क्लियर? लेकिन अब इसमें एक प्रेशर भी आ जाएगा, सिस्टोलिक प्रेशर, जो 120/80 सिस्टोलिक बाय डायस्टोलिक कहते हैं। यहां पर ये प्रेशर ज्यादा होगा, 120 की जगह हो सकता है कि ये लिफ्ट कर जाए 150 अपॉन यू कैन से 100, ऐसा हो सकता है। अगर ये प्रेशर मेंटेन हो जाए तब उतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये प्रेशर अगर 120/80 रहा तब तो सीधा सीधा ये हम देखेंगे कार्डियक आउटपुट बहुत ज्यादा ड्रॉप हो जाएगा। यहां पर जब इसको इंक्रीज किया गया उस कंडीशन में जो प्रेशर है 120 मैक्सिमम पहुंच ही नहीं पाएगा, दिस कैन बी 100/80। तो यहां हम देख रहे हैं कोई चांस नहीं बनता है। यहां पर ऑटोमेटिकल प्रेशर रिलेटेड हम इश्यूज ऑब्जर्व कर सकते हैं। क्लियर? नीट में क्वेश्चंस आएंगे तो देखो ये इंफॉर्मेशन तो पड़ी हुई है, नीट एनसीईआरटी में दिया हुआ है, हम जानते हैं सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, डायस्टोलिक क्या होता है। लेकिन यहां डिसीज भी देने के बाद अगर उसमें एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन बनाया जाए कि अगर ऐसा हुआ तो इसका इम्पैक्ट प्रेशर के ऊपर क्या पड़ सकता है, तो आपको वो रिलेट करते आना चाहिए कि ये कार्डियक आउटपुट किससे रिलेट करता है? एग्जैक्टली लेफ्ट वेंट्रिकल के आउटपुट से, स्ट्रोक वॉल्यूम से, है ना। अब डायमीटर ऑफ ऑर्टा ये कैसे रिलेट करता है प्रेशर रिलेटेड? तो ये पॉइंट्स आपको समझने हैं और इससे कोई भी क्वेश्चन घुमा फिरा के आता है तो आई थिंक यू विल बी एबल टू सॉल्व दैम। अच्छा, ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा कि ऑर्टा अगर कम हो जाए, नैरो हो जाए, तो इसका सीधा इंपैक्ट कार्डियक आउटपुट को गिरा देता है। नेक्स्ट दूसरा देखेंगे जो कि इसी कॉन्जेनाइटल हार्ट डिफेक्ट में आता है, पेटेंट डक्टस एट्रियोसस। अब याद करिए मैंने आपको एक चीज बताई थी, हमने कहा था इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो हमारे पास पहले जो हार्ट आया वो 2 चैम्बर्ड है। एक रिसीव करने का काम होता है उसको हम एट्रियम कहते हैं और दूसरा जो सेंड करने का काम करता है वेंट्रिकल, है ना। तो ये एग्जैक्टली हार्ट है। उसके पहले तो वो वेल्व कैटेगरी में आता है। तो जब 2 चैम्बर्ड है, एट्रियम वेंट्रिकल है, तो उसको हम हार्ट कह सकते हैं। अब ये रिसीव और पंप करेगा, यानी कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, सिस्टोल, डायस्टोल ये दिखाई देते हैं। रिक्वायरमेंट ये बढ़ी कि हर चीज सीरीज में नहीं है, कि लंग्स इज नॉट इन सीरीज कि अब बाकी ऑर्गन की तरह लंग्स को भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भेज दो, लंग्स अपना काम करेगा और ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर से उस डीऑक्सीजनेटेड में मिल जाएगा, क्योंकि वो सीरीज कॉम्बिनेशन में। याद करिए हमने सबसे पहले पढ़ा था कि सिंगल सर्कुलेशन और डबल सर्कुलेशन क्या है।
सिंगल सर्कुलेशन में अगर लंग्स एफिशिएंटली ऑक्सीजनेशन की प्रोसेस कर भी रहा हो तो वो तो आके रिलीज कहाँ करेगा ब्लड, उसी डीऑक्सीजनेटेड में। इस कारण से वो सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड मेंटेन नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर सेपरेट कर दिया जाए, भले ही लंग उतने एफिशिएंट नहीं है लेकिन उसके बाद भी वो एक दूसरा ही सर्किट यूज कर रहे हैं, तो उस सर्किट के अंदर ब्लड हमेशा क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड, जो कि ये प्रिवेंट करेगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ मिलने से। मतलब ये मायने रखता है, दिस इज वैल्यूएबल कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सेपरेटली सर्किट्स में जाए। एंड दैट्स व्हाई इन हायर ऑर्गेनिज्म वी सी टू सर्किट्स, द पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड द सिस्टमिक सर्कुलेशन। दोनों अलग अलग हैं। हार्ट एक है तो हार्ट में भी क्या होगा, लेफ्ट साइड राइट साइड। राइट साइड में वीनस हार्ट हम कह सकते हैं और लेफ्ट साइड में हम एक्टियल हार्ट कह सकते हैं। एक्टियल का मतलब ऑक्सीजनेटेड, वीनस का मतलब डीऑक्सीजनेटेड। अगर हार्ट बना रहे हैं तो एक साइड हम ब्लू दिखाते हैं, मतलब ये रिप्रेजेंट करता है डीऑक्सीजनेटेड हार्ट को, और दूसरा रेड दिखाते हैं, मतलब ये रिप्रेजेंट करता है ऑक्सीजनेटेड। तो ये ऑलरेडी पॉइंट है, मतलब चीजें हमारे सामने, कॉन्सेप्ट हमारे सामने है, लेकिन हमेशा एक नया क्वेश्चन बना दिया जाता है। और जब नए क्वेश्चन बनते हैं उनको डिजाइन इस तरीके से की जाता है कि हो सकता है कंफ्यूजन हो और आंसर गलत हो जाए। ठीक है, फिर से देखो उन्हीं चीज को मैं जो अभी रिवाइज किया है रिलेट करते हैं। तो रिक्वायरमेंट बढ़ी, सिंगल सर्कुलेशन वाज नॉट सफिशिएंट एंड दैट्स व्हाई दिस टर्न इनटू डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन के लिए अब ऑक्सीजनेटेड को अलग और डीऑक्सीजनेटेड को अलग करना है। तो रिसीव एक में नहीं किया जा सकता, सेंड ऑल्टरनेट कर लेंगे कि एक बार ऑक्सीजनेटेड को भेजा और दूसरी बार में हमने डीऑक्सीजनेटेड को भेजा। कैसे करेंगे, रिसीव दो अलग अलग कर रहा है, एक हो गया राइट एट्रियम और दूसरा हो गया लेफ्ट एट्रियम। एट ए टाइम नहीं, एक बार में ऑक्सीजनेटेड ब्लड एलए में आता है, वही वेंट्रिकल में जाएगा। तो वेंट्रिकल कौन सा ब्लड सेंड करेगा, ऑक्सीजनेटेड। अगर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को आरए में लाया जा रहा है तो वेंट्रिकल कौन सा ब्लड सेंड करेगा, डीऑक्सीजनेटेड। तो ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड, इसका सीधा मतलब हो गया कि हार्ट ने अगर 100 टाइम बीट किया तो लंग्स को कितनी बार इसने ब्लड भेजा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कितनी बार भेजा, क्योंकि ये ऑल्टरनेट कर रहा है मतलब 50% हो गया, सीधी बात है डिवाइड बाय 2, यानी 50 बीट में वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स में भेजता है और 50 बीट में वो क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये बाकी पार्ट्स में भेजता है। यानी मेन तो वही था ना कि बाकी ऑर्गन्स को ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिले। यानी आप देखो एफिशिएंसी, इसकी एफिशिएंसी कितनी हुई, ये तो आधा ही काम कर रहा है, 50%। इसीलिए 3 चैम्बर से क्या हुआ 4 चैम्बर। एंड वी सी कि अगर रिसीव दो अलग अलग कर रहे हो, है ना, यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड था और यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड था, तो ठीक है ना, सेंड भी हम 2 बार से कर लेते हैं। इसीलिए एक और सेप्टम बन गया और वेंट्रिकल भी डिवाइडेड हो गया। वेंट्रिकल में दिस विल बी आरवी एंड दिस विल बी एलवी, राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल। अब देखो सर्किट जोड़ना आसान हो गया। इस राइट वेंट्रिकल से हमने लिया, लंग्स में डाला और लंग्स से वापस घुमा के एलए में डाल दिया। एलवी से हमने लिया, ऑर्गन्स में डाला और वापस घुमा के हमने कहा डाल दिया, आरए में। ओके, 2 सर्किट एक साथ एफिशिएंटली काम कर सकते हैं। अगर हार्ट यहां पर 100 बीट कर रहा है तो 100 बार, उतने बार लंग्स को भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई हुआ और ऑर्गन को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई हुआ। तो ये 100% एफिशिएंसी दिखा रहा है। अगर 100% एफिशिएंसी दिखा रहा है तो क्या यहाँ नीड है कोई और चैम्बर की, नहीं। इसीलिए हम देख रहे हैं कि एक यहाँ पर मैकेनिज्म वाइज और नंबर ऑफ चैम्बर वाइज ये यहाँ रुक गया है। अभी कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म हम देख नहीं रहे हैं जिसमें 5 चैम्बर या 6 चैम्बर आ जाए, है ना। और स्टार्टिंग में या फिर बाद में इवोल्यूशन पढ़ेंगे, अगर एक्सपेक्ट करना है तो क्या नेक्स्ट विल बी व्हाट, तो उसको बाद में हम सोचेंगे। हार्ट को 2 भाग में जब डिवाइड किया, सेप्टम का नाम हमने क्या रखा है, सेप्टम कितने हैं, तो सेप्टम वाइज अगर देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि इस केस में ये 2 चैम्बर हार्ट है, दिस इज 3 चैम्बर हार्ट और ये 4 चैम्बर हार्ट है। ये ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं तो 3.5 वाला भी कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, देख लेंगे इसको भी। तो 2 चैम्बर, 3 चैम्बर, 4 चैम्बर। अब सेप्टम वाइज देखा जाए तो यहाँ 1 सेप्टम है, यहाँ कितने सेप्टम दिखाई दे रहे हैं, ये एक और ये दूसरा, 2 सेप्टम है। और यहाँ पर 1 2 3 सेप्टम बढ़े तो क्या हुआ, चैम्बर भी बढ़ गए,
3 सेप्टम है तो 4 चैम्बर होंगे, 2 सेप्टम है तो 3 चैम्बर होंगे, 1 सेप्टम है तो 2 चैम्बर होंगे। क्लियर? इसको भी क्वेश्चन घुमा फिरा के दे सकता है ना कि सेप्टम, चैम्बर और नीचे उसके नंबर लिखे हो सकते हैं। तो इस तरीके से डेटा जनरेट किया जा सकता है और उस बेस पर भी क्वेश्चन जनरेट किए जा सकते हैं। अच्छा, यहाँ नाम देखें, अगर ये 1 है तो ये एट्रियम और वेंट्रिकल को सेपरेट कर रहा है, इसका नाम पड़ जाएगा एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, वहीं पर जब ये 2 हुआ, अब यहां आपसे थोड़ा सा देखो, इसको घुमाते हैं, ट्रिकी अगर करते हैं। ये ऐसा था, अगर आपके सामने डायग्राम बना है कि 2 सेप्टम बोला है, एक सेप्टम तो कंफर्म है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, विच इज एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। यहां पर इस सेप्टम का नाम क्या रखेंगे, क्योंकि एट्रियम को सेपरेट कर रहा है ना। जैसे स्कूल है, स्कूल में अलग अलग हाउसेस होते हैं, तो हाउसेस के बीच में कंपटीशन हो रहा है, लेकिन स्कूल तो एक है, तो हम क्या बोलेंगे, इंट्रा स्कूल कंपटीशन, यानी स्कूल के अंदर, विद इन स्कूल, लेकिन 2 अलग अलग स्कूल है, तो हम क्या बोलेंगे, इंटर स्कूल। तो इंटर मतलब 2 अलग अलग, इंट्रा मतलब विद इन। यहां पर हम देख रहे हैं एट्रियम एक था, एट्रियम को डिवाइड कर रहा है, मतलब विद इन एट्रियम, इसलिए नाम क्या पड़ गया, इंट्रा। स्कूल तो है नहीं ना, क्या है ये, एट्रियम है, क्या बोलेंगे, इंट्रा एट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, 2 सेप्टम यहां पर क्या हुए, 1 इज द एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम एंड सेकंड इज इंट्रा एट्रिकुलर सेप्टम। लेकिन अगर 2 सेप्टम है, ऐसा होना चाहिए या ऐसा होना चाहिए। अब ये मैंने बना दिया क्या, वेंट्रिकल को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, दिस इज आरवी एंड दिस इज एलवी। व्हाट यू थिंक, इस 2 चैम्बर के बाद जब 3 चैम्बर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ होगा तो ये सही है या ये, इसको नंबर कर लेते हैं, दिस इज 1 एंड दिस इज 2। 1 इज करेक्ट और 2 इज करेक्ट, अब वो तो सीधा समझ में आ गया, ये करेक्ट है, ये हम पढ़ते ही हैं, फ्रॉग में ऐसा है, हमने देखा है कि 3 चैम्बर हार्ट है, ऐसा होता है, ये मालूम है। लेकिन क्वेश्चन ये क्यों नहीं हो सकता, ट्राई टू थिंक। मैकेनिज्म वाइज देखा जाए तो डिमांड क्या हुई थी, एक रिसीव कर रहा है, एक सेंड कर रहा है, लेकिन हमको सिंगल सर्कुलेशन से डबल सर्कुलेशन करना है, तो सेंड करने वाला किसके ऊपर डिपेंड होता है, सेंड तभी किया जाएगा जब रिसीव करें। तो अगर डिवाइड करना है तो किसको डिवाइड करेंगे, पहले रिसीव वाले को ना। मैंने कहा अगर ये रिसीव ऑक्सीजनेटेड करेगा तो वेंट्रिकल तो मजबूर है, अगर ये ऑक्सीजनेटेड को रिसीव करे तो क्या वेंट्रिकल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेंड कर सकता है क्या, नहीं, जैसा रिसीव करेगा वैसा ही वो क्या करेगा, सेंड करेगा। इसीलिए रिसीविंग करने वाले पार्ट का डिवीजन हुआ, एट्रियम 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, ताकि एक टाइम पर नहीं, लेकिन चैम्बर अलग अलग हो ताकि मिक्सिंग ना हो। राइट पार्ट में, राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड और लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड। वेंट्रिकल कॉमन है, ये अब ऑल्टरनेट ये ब्लड को सेंड कर रहा है। यहां पर जब ऐसा होता है तो हम देखते हैं कि ह्यूमन हार्ट, उसमें वेंट्रिकल में हम लिखे ना कॉलम कार्नी, ये एग्जैक्टली कॉलम कार्नी कहाँ की देन है, कहाँ से ओरिजिनेट हुए, 3 चैम्बर से। क्योंकि 3 चैम्बर में जब ऐसा होता था तो चांस थे कि मिक्सिंग वहां पर ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड की हो, इसीलिए वो कॉलम है, स्मूथ नहीं है अंदर से वॉल, कैसा है वो, कुछ ऐसे डिप्रेशंस, एलिवेशंस बने हुए हैं, और उसको हम क्या बोलते हैं, कॉलम कार्नी। तो दिस कॉलम कार्नी एग्जैक्टली फंक्शनल व्हेन द हार्ट वाज 3 चैम्बर्ड, लेकिन यही परसिस्ट करता है एंड वी कैन ऑब्जर्व दिस कॉलम कार्नी इन 4 चैम्बर्ड हार्ट, वहां पे भी हम देखते हैं। तो 4 चैम्बर्ड में तो हालांकि अलग ही है, क्लियर हो गया कि भाई आरवी अगर है तो डीऑक्सीजनेटेड और एलवी है तो ऑक्सीजनेटेड, यहां चांस ही नहीं बनता मिक्स होने का, लेकिन वो परसिस्ट करता है, इसलिए दिखता है। और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जा सकता है आपसे। अच्छा, यहां पर वैसे आते हैं, तो ये क्यों नहीं हुआ, तो क्योंकि जो रिसीव करेगा उसको कैसे डिवाइड करेगा, अगर इसने ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव किया है तो फिर क्या होगा, सेंड करने में क्या होगा, ये कैसे उसको डिवाइड करेगा कि ऑक्सीजनेटेड इधर जाओ, डीऑक्सीजनेटेड अलग जाओ। तो इसीलिए जरूरी है कि पहले रिसीव वाले को डिवाइड करें, तो वेंट्रिकल डिपेंड्स ऑन द एट्रिया, फिर उसके बाद धीरे से हम देखेंगे वेंट्रिकल भी यहां पर डिवाइड हो गया। अब एक पॉइंट यहां ये भी आप समझ सकते हैं कि जब ये डिवीजन हुआ, ठीक है, सेप्टम के नाम हमने पढ़ लिए, चैम्बर्स के नाम पढ़ लिए, सेप्टम प्रॉपरली बन नहीं पाते, हो सकता है कि ये जब बन रहा था तो यहां कुछ जगह पे गैप जनरेट हो गया। अगर ये गैप जनरेट होगा, क्या सिग्निफिकेंस है इसका, ये भी सोचिए। मैंने आपको पढ़ाया, मैंने आपको बताया था कि एग्जैक्टली होता क्या है, हार्ट तो पहले ही बन जाता है 4 और 5 वीक में, जो फीटस है, हम फीटल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, फीटल हार्ट रेट होता है ना, प्रेगनेंसी कंफर्मेशन में एक हम जो यूज करते हैं
तो उस टाइम पर डॉपलर जब यूज किया जाता है तो हम इजीली वी कैन फाइंड द हार्ट रेट, फीटल हार्ट रेट कहते हैं उसको, FHR। तो वहां पर ये तो प्रूफ होता है कि हार्ट बन गया है। अब हार्ट बन गया है इतने जल्दी, तो क्या वो हार्ट एग्जैक्टली डबल सर्कुलेशन कर रहा होगा? नहीं। और अगर कर भी रहा हो तो क्या लंग्स में ब्लड भेजने का कोई सिग्निफिकेंट निकलता है? नहीं। इसीलिए सीधे सीधे शॉर्टकट लिया जाता है। RA के बाद कहाँ जाना चाहिए था उस ब्लड को? RB, तभी तो लंग्स में जाएगा। तो ये ब्लड जा रहा है, नो प्रॉब्लम, लेकिन मेजॉरिटी ये ब्लड RA से सीधा सीधा LA में चले जाता है। जो होल है उसी को हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड द फोरामेन ओवल। और यही जब भर जाता है, क्योंकि हमेशा नहीं हो सकता है ना, इसको भरना तो पड़ेगा, क्योंकि जब फीटस, एम्ब्रियो, ये सब कुछ डेवलप्ड हो जाएंगे, एक चाइल्ड बन जाएगा, तो डिलीवर्ड होने के बाद तो उसको अब मदर की हेल्प नहीं चाहिए, अब वो सराउंडिंग में ब्रीथ करेगा, उसके लंग्स फंक्शनल होंगे। तो जब तक लंग्स फंक्शनल नहीं थे ऐसा कुछ दिखाई देगा, और जब लंग फंक्शनल हो जाएंगे उस टाइम पर ये अबाउट बंद हो जाएगा। इसको भरने में टाइम लगता है, अराउंड 8-9 ईयर्स इसमें लग जाते हैं। बाई चांस नहीं हो पाया तो क्या होगा? इसी को हम कहते हैं दिल में छेद। तो ये फोरामेन ओवल जो है, जब ये भर जाता है उसके बाद उसका रेमेनेंट होता है, उसको हम बोलते हैं फोसा वैलिस। सिमिलरली जब आरवी से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में ब्लड जाता है और एलवी से ऑर्टा के थ्रू ऑर्गन्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई किया जाता है, तो ये हम जानते हैं स्ट्रक्चर वाइज दिस आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी एंड द ऑर्टा आर वेरी नियर टू ईच अदर। उनके बीच में भी एक लिंक होता है, मतलब इसके और इसके बीच में भी शॉर्टकट होता है। वो शॉर्टकट क्या कहलाता है? दैट इज कॉल्ड डक्टस आर्टरियोजम। और वो जब भर जाता है तो वो जो बचा कुचा रेमेनेंट है उसको बोलते हैं लिगामेंटम आर्टरियोजम। दोनों ही केस में अगर ये पूरी तरह से भर नहीं पाते हैं, देयर विल बी मिक्सिंग ऑफ ब्लड एंड दिस लीड इनटू ब्लू बेबी सिंड्रोम। अभी आगे हम उसको पढ़ाने वाले हैं, लेकिन अभी यहां पर अगर डक्टस आर्टरियोजम भरा नहीं, उस कंडीशन में वेंट्रिकल क्या फोर्स डेवलप कर पाएगा? है ना, वेंट्रिकल को फोर्स जनरेट करने के लिए सेमिनल वॉल ओपन होना पड़ता है और बाइकस्पिड वॉल, अगर हम सिर्फ लेफ्ट साइड की बात कर रहे हैं उस टाइम पर, तो अगर ये वॉल ओपन क्लोज तो हो रहे हैं प्रॉपर, लेकिन यहां से लीकेज है तो क्या प्रेशर जनरेट होगा? नहीं होगा। है ना, होली खेलते हैं वो पिचकारी यूज करते हैं, पीछे से अगर ढक्कन खुला रहे तो क्या वो सक्शन प्रेशर डेवलप हो पाएगा? नहीं। तो सक्शन नहीं होगा तो पुश प्रेशर कैसे जनरेट होगा? यहां वही प्रॉब्लम आएगी। एंड दैट्स व्हाई फिर से वही कार्डियक आउटपुट विल सडन ड्रॉप। तो कार्डियक आउटपुट ड्रॉप क्यों हो रहा है? क्योंकि यहां पर जो पीडीए है, पीडीए स्टैंड फॉर द पैटर्न डक्टस आर्टरियोजम, दिस इज कॉजिंग। इसने प्रॉपर पूरी तरह से क्लोजिंग नहीं कर पाई और इसी कारण से जो मिक्सिंग ऑफ ब्लड है वो हो रहा है। अच्छा, मिक्सिंग ऑफ ब्लड से ये भी प्रॉब्लम आएगी कि जो हम जैसे बोलते हैं अगर 100 ml ब्लड है उसमें 20 ml ऑक्सीजन होना चाहिए, तो क्योंकि मिक्सिंग हो रही है तो वीनस ब्लड पूरी तरह से ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है। दैट्स व्हाई दिस 20 ml विल बी ड्रॉप। अगर ये ड्रॉप होगा तो सीधा इसका इंपैक्ट कहां पड़ेगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व हम जानते हैं, तो सीधा सीधा जो अमाउंट ऑफ एक्सचेंज है ऑक्सीजन का वो गिर जाएगा, यानी ऑर्गन्स को सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। तो दिस इज द चेंज। सेप्टल डिफेक्ट, अब ये आसान है, मैंने तो समझाया, उसका सीधा रिलेशन है कि अगर ये सेप्टम पूरी तरह से फॉर्म ना हो तो सीधा सीधा ये सेप्टल डिफेक्ट की तरफ लीड करेंगे एंड दिस मे बी लाइफ थ्रेटनिंग, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड इनको मिलने से रोका नहीं जाएगा। जनरली वेंट्रिकल के जो सेपरेशन होते हैं, इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम की बात करें, अगर ये डिफेक्ट होता है तो दिस इज मोर लाइफ थ्रेटनिंग देन टेट्रालॉजी ऑफ फैलट। देखो यहाँ लिखा है ब्लू बेबी सिंड्रोम, ये भी मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको समझाया कि ये सर्किट्स जो हैं दो अलग अलग हैं, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड। यानी हार्ट में दो अलग अलग पार्ट हैं, राइट साइड का हार्ट कहलाता है एट्रियल हार्ट और लेफ्ट साइड का हार्ट कहलाता है वीनस हार्ट। तो दो अलग अलग चीजें हैं, लेकिन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अगर ज्यादा है, द ब्लड इज मोर वीनस, दिस विल समहाउ चेंज द अपीयरेंस। हमारी बॉडी जो है वो थोड़ी ब्लूइश दिखाई देगी। जनरली डेथ के टाइम पर अगर किसी का सफोकेशन होकर डेथ होती है, पोस्टमार्टम होता है, तो पोस्टमार्टम में इन चीज़ों की बहुत वैल्यू होती है। जब हम आफ्टर डेथ किस रीजन से हुई उसकी जब हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो अगर ब्लड में ब्लूइशनेस ज्यादा है तो उसको हम टेक्निकली क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड द साइनोसिस। ये सीधा रिलेट करता है कि डेथ क्यों हुई है, क्योंकि ऑक्सीजन प्रॉपर उन ऑर्गन्स को नहीं मिल पाई है। ब्लड इज मोर वीनस, लंग्स वाज नॉट फंक्शनल।
हो सकता है कुछ ऐसा ब्लॉकेज हो कि लंग्स में एयर ही नहीं जा पाए, डूबकर मौत हो सकती है। लेकिन डूबकर केस में क्या होगा, लंग्स के अंदर पानी भरा होगा। लेकिन किसी ने अगर गला घोट कर किसी की मर्डर किया है, उस कंडीशन में यहाँ कुछ मार्क्स दिखाई देंगे और उसमें भी साइनोसिस जैसी प्रॉब्लम आएगी। और साइनोसिस भी होता है कि ब्लड में हम एग्जैक्टली लिख रहे हैं कि ये लेस रेड हो गया है और वो स्किन के साथ एक मिलकर ब्लूइशनेस अपीयर करता है। तो कुछ टाइम होने के बाद ब्लड ड्यू टू ग्रेविटेशन वो हमारे बॉडी पार्ट में भी अलग अलग जमा होता है। मतलब अगर किसी ने फांसी लगा के कोई डेथ करेगा तो पूरा ब्लड जो है साइनोसिस के टाइम पर वो कहाँ पर जमा हो जाएगा, लोअर पार्ट में। उसके बाद किसी ने जानबूझ के ऐसा किया और उसकी बॉडी को फिर वर्टिकल की जगह पर हॉरिजॉन्टल कर दिया, तो यहाँ पर पोस्टमार्टम से पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली डेथ की पोजीशन ये नहीं थी, डेथ की पोजीशन वर्टिकल थी। क्यों? क्योंकि साइनोसिस कहाँ देखने मिल रहा है हमको, लोअर साइड में देखने मिल रहा है। या फिर वो इस तरीके से है तो हमारे बैक में जाकर साइनोसिस वो दिखाई देगा। तो इस तरीके से ये फॉरेंसिक में काफी हेल्प करता है। तो वो साइनोसिस ध्यान रखें, साइनो वर्ड इज फॉर द ब्लूइशनेस, ब्लू बेबी सिंड्रोम। बेबी की बर्थ होती है और उसके बाद सपोज उसके अंदर ऐसे कुछ कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट हैं, तो कहाँ से वो ऑक्सीजन को प्रॉपर यूटिलाइज करेगा। अगर ऐसा हुआ तो समय ये डेथ में टर्न हो सकता है। देन एरिथमियास ये थोड़ा ज्यादा हो गया, लेकिन सीधी बात है, एक रिदम होती है हमारे अंदर। मतलब ज्यादा का मतलब ये है कि नीट पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ऐसे टेक्निकली आपको डिसऑर्डर्स के बारे में क्वेश्चंस नहीं आएंगे, लेकिन समझना जरूरी है क्योंकि हम ब्रेडिकार्डिया टैकीकार्डिया जब पढ़ते हैं तो दिस इज गिवन इन एनसीईआरटी। तो इसको रिलेट करेंगे। ये तो समझ में आ गया कि हार्ट है एक म्यूजिक के अकॉर्डिंग, नहीं कि म्यूजिक होती है, म्यूजिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, इमोशन से रिलेट होता है। किसी को हम हक करते हैं तो एग्जैक्टली वो हार्ट की म्यूजिक होती है जो कि हमको हक करने पर सेटिस्फैक्शन देती है ना। मम्मी की जब झप्पी ली जाती है तो एग्जैक्टली क्या होता है, हार्ट जो होते हैं ये काफी क्लोज होते हैं और उस कंडीशन में जो उसकी बीट होती है वो हमारे लिए म्यूजिक होती है। खासकर छोटे बच्चों को जब हम अपने सीने से लगाते हैं तो वो जो हार्ट बीट है उसकी जो म्यूजिक है उसका वो सेटिस्फैक्शन होता है। तो लब एंड डब ये साउंड के बारे में हमने पढ़ा। लब क्यों प्रोड्यूस होता है, डब क्यों प्रोड्यूस होता है, ये भी हमने पढ़ा कि वैल्व्स की ओपनिंग क्लोजिंग किस तरीके से। एवी वैल्व्स क्लोज होंगे तो सेमिलुनर वॉल ओपन होंगे, सेमिलुनर वॉल अगर क्लोज होंगे तो एवी वैल्व क्लोज होंगे। तो ये ऑलरेडी हमने पढ़ा है। लब साउंड डब साउंड दोनों के बीच का डिस्टेंस 0.3 सेकेंड और लब डब और दूसरे लब डब के बीच में डिफरेंस जो होगा दैट इज 0.5 सेकेंड। तो इस तरीके से टोटल साइकिल जो है वो 0.8 का है अगर हम 72 बीट्स पर मिनट हार्ट बीट की बात कर रहे हैं तो। लेकिन हो सकता है इस म्यूजिक में कुछ वेरिएशन देखने मिले, हो सकता है कि म्यूजिक जो है ये अच्छा ना हो। मतलब होता है ना कई बार हम जैसे फेवरेट सिंगर की बात करें तो क्या है, अभी तो सभी एक ही नाम लेंगे, फेवरेट सिंगर क्या है, अरिजीत है ना। लेकिन अगर उसकी जगह कोई दूसरा फेवरेट सिंगर आ जाए तो बोलेंगे हाँ अच्छा तो है लेकिन उतना मजा नहीं आ रहा है। यहां पर वो साउंड जो है वो चेंज हो रहा है। ये कहीं ना कहीं कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट के कारण है, क्योंकि जो बैक फ्लो है ना, यानी जो प्रेशर जनरेट हो रहा था वो प्रेशर जनरेट करने के लिए वैल्व की क्लोजिंग बहुत जरूरी थी। अगर वो वैल्व प्रॉपर क्लोज ना हो तो वो लीकेज होगा, उसी को हमने कहा था मरमर साउंड। लेकिन इससे साउंड और रिदम में तो फर्क आया, प्रॉपर अमाउंट में ब्लड डिलीवर्ड नहीं होना, वैल्व का प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाना, ये सारा कुछ मिलाकर जो लबडब साउंड है उसमें वेरिएशन ला लेता है, रिदम बिगड़ जाती है, खराब गाना हो जाता है। म्यूजिक इज नाउ बैड। अगर ये बैड म्यूजिक है, रिदम बिगड़ गई है, उस बिगड़ी हुई रिदम को ही हम क्या बोलेंगे, राइथमिया, या फिर उसी को बोलेंगे डिसराइथमिया, मतलब म्यूजिक खराब हो गई। ये सीधा सिम्टम है कि हार्ट इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। हार्ट रेट बढ़ सकता है और घट सकता है। बढ़ता है, व्हीकल्स में होता है ना, स्पीड देखने के लिए एक डिवाइस वी यूज द टैकोमीटर, सामने ऐसा रहता है एनालॉग, आजकल तो डिजिटल आने लगा है। जैसे एक्सीलरेटर दबाया तो वो जो है जो एक्सेलरेशन करता है तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं टैकी। तो टैकी कार्डिया, कार्डिया मतलब क्या हो गया, हार्ट बीट। तो टैकी का मतलब क्या हो गया, इंक्रीज। तो हार्ट रेट इंक्रीज को हम टेक्निकली क्या बोलेंगे, टैकीकार्डिया। उसका ऑपोजिट अगर कम होता है तो क्या बोलेंगे, ब्रैडीकार्डिया। तो दिस इज गिवन इन एनसीईआरटी, ये नहीं दिया हुआ लेकिन वो दिया है, तो इसी कारण से रिलेट करता है और क्वेश्चन को समझने में ये हेल्प करता है। इसीलिए सारा कुछ पढ़ना भी इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज वी विल नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे तो क्या आंसर बनेगा, यू थिंक।
नहीं बन पाएगा। तो दैट्स व्हाई दिस इज रिक्वायर्ड। तो ये सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं, आप इसको देखेंगे समझ में आ जाएगा। एनीमिया आई थिंक सभी को मालूम है, तो यहाँ मैं बोर नहीं करूंगा। एनीमिया ब्लड की डेफिशिएंसी, हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी। हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी होगी उस समय हम देखेंगे दिस कैन बी मेगाब्लास्टिक एनीमिया। मैंने आपको न्यूट्रिशन के टाइम में बताया था कि विटामिन कौन सा पर्टिकुलर, विटामिन बी है तो B12 है, B6 है, या कौन सा है, किसकी कमी से क्या क्या हो सकते हैं। तो 3 तरीके के एनीमिया हो सकते हैं यहाँ पर। एक आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है, दूसरा मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है, और तीसरा पर्नीशियस एनीमिया हो सकता है। आई थिंक आपको दिख गया होगा कि विटामिन B12, इसमें हमने डाइजेशन को रिलेट किया था कैसल इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक फैक्टर से, विच इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ विटामिन B12। तो ध्यान रखना है, एक कहीं फैक्ट जो होता है वो किसी दूसरे फैक्ट के साथ जब लिंक किया जाता है तब जाकर हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस डेवलप किए जाते हैं। नेक्स्ट, हीमोरेजिक एनीमिया। अच्छा, 4th टाइप है, 5th टाइप है। तो हीमोरेजिक मतलब क्या हो गया, हीमोरेज मतलब ब्लीडिंग, ऐसा कुछ हुआ, उस कारण से अगर ये इंटरनल एक्सटर्नल ब्लीड होता है तब भी तो ब्लड की डेफिशिएंसी होगी। हीमोलाइटिक एनीमिया, कोई पॉइजन है तो पॉइजन क्या करेगा, वो भी तो आरबीसी को डैमेज कर देगा, ओवरऑल फिर से डेफिशिएंसी हो जाएगी हीमोग्लोबिन की या आरबीसी की। तो दिस इज कॉल्ड द हीमोलाइटिक एनीमिया। थैलेसीमिया, फिर से हमने जब हीमोग्लोबिन के बारे में पढ़ा था, हमने पढ़ा था HbA, HbA2, HbF, आई थिंक आपको याद होगा, यू रिमेंबर। तो अगर आपको याद है तो हमने ये देखा था कि फीटल हीमोग्लोबिन जो होता है एक्जैक्टली हैज मोर एफिनिटी टू बाइंड विद द ऑक्सीजन एंड दिस इज रिक्वायर्ड। अदरवाइज वो अपनी मदर के साथ, यानी मदर का भी हीमोग्लोबिन है, फीटल का भी हीमोग्लोबिन है, वहां पर भी ऑक्सी हीमोग्लोबिन है मदर का, और फीटस में ऑक्सी हीमोग्लोबिन कैसे बनेगा अगर सेम हीमोग्लोबिन है तो। इसलिए फीटल हीमोग्लोबिन की एफिनिटी ऑक्सीजन के साथ बाइंड होने की ज्यादा होती है, इसलिए वो मदर की हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन को छीन लेता है। कितना यहाँ पर देखो हम देख रहे हैं कि जो मदर है कितना हेल्प करती है इन्फेंट के डेवलपमेंट के लिए। लेकिन जब इन्फेंट एग्जैक्टली इन्फेंट हो गया, मतलब जब बर्थ ले लेगा, फीटस के बाद की हम बात कर रहे हैं, तो आफ्टर फीटल लाइफ जब वो इन्फेंट बन जाएगा तब तो उसको ब्रीथ सराउंडिंग में करना होगा। अब क्योंकि ऑक्सीजन की एफिनिटी ज्यादा थी, ऑक्सीजन अवेलेबल ज्यादा है एटमॉस्फेयर में, वहां पर अगर हीमोग्लोबिन ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में होगा तो कैसे कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करेगा। तो रेस्पिरेशन चैप्टर में हमने इनके ऊपर स्टडी की थी, हमने ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व की बात की थी, और कैसे ये इंपैक्ट करता है ये ऑलरेडी हम सीख चुके हैं। तो आई थिंक यू वेल अंडरस्टैंड दिस। ये इनएबिलिटी जो है ट्रांसफॉर्मेशन फीटल हीमोग्लोबिन का एग्जैक्टली HbA में न हो पाना एक जेनेटिकल डिसऑर्डर है, एंड दिस लीड टू थैलेसीमिया। Apoplastic anemia, in this the destruction of red bone marrow occurs. This red bone marrow is important for the production of RBC, WBC और बाकी चीजों को ये प्रोड्यूस करता है। तो अगर ये RBC को प्रोड्यूस न कर पाए तो ये कंडीशन डेवलप होगी, तो ये भी ब्लड डेफिशिएंसी कॉज करेगा, यानी एनीमिया कॉज करेगा। क्लियर? सिकल सेल एनीमिया आप पढ़ चुके हैं। हीमोफीलिया ये भी हम जानते हैं, और इसको और थोड़ा जेनेटिकल टच हम जब जेनेटिक्स पढ़ेंगे उस समय देंगे। देन ल्यूकेमिया है ना, यहाँ पर लिखा है ल्यूकेमिया यानी ब्लड कैंसर। WBC जब अबनॉर्मल अपने काउंट से ज्यादा होने लगे, नॉर्मल क्या होता है 5000 पर mm3, लेकिन अगर अबनॉर्मल हो जाए 12000, 15000, 18000 तो दैट मे बी ब्लड कैंसर। लेकिन थोड़ा बहुत बढ़ता है नो प्रॉब्लम। यहाँ पर देखिए कुछ और भी टर्म दिए हुए हैं, हम आगे देखेंगे उसको। एक यहाँ पर लिखा हुआ है सिनकोप और द फैंटिंग, स्टोक एडम्स सिंड्रोम, सडन टेम्पररी लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। ब्रेन तक अगर प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन डिलीवर्ड ना हो, तो ब्रेन तो एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन है और उसको ज्यादा ऑक्सीजन, ज्यादा नरिशमेंट, ज्यादा न्यूट्रिशन चाहिए। अगर इस कंडीशन में अगर सपोज कोई ना कोई ब्लॉकेज हो सकता है, एसी रिलेटेड हो सकता है, या फिर मैन्युफैक्चरिंग मतलब बर्थ के साथ ये प्रॉब्लम हो सकती है। अगर ऐसी कंडीशन में कुछ हो, ब्रेन को ऑक्सीजन सही तरीके से सही अमाउंट में नहीं मिलेगी, तो क्या ब्रेन वर्क कर पाएगा? चक्कर आ जाएगा ना, अनकॉन्शियसनेस। इसी को हम क्या बोलेंगे? स्टोक एडम सिंड्रोम। ऐसे पर्टिकुलर नाम से भी कई बार मैंने क्वेश्चन देखे हैं, है ना। एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से तो रेस्ट्रिक्टेड है, लेकिन ऑप्शन में तो डाल सकते हैं ना, और वो आंसर नहीं होगा, लेकिन कंफ्यूज करने के लिए तो लिखा जा सकता है। तो यू शुड बी फैमिलियर विद दिस। स्टोक्स एडम सिंड्रोम का मतलब क्या है? जो ब्रेन तक जो ब्लड सप्लाई होनी थी, उस सप्लाई में कहीं ना कहीं ब्लॉकेज है, इस कारण से ब्रेन को प्रॉपर अमाउंट में
ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही, न्यूट्रिएंट नहीं मिल पा रहे, सडन अनकॉन्शियसनेस हो जाना। कार्डियोमेगाली, एनलार्जमेंट ऑफ हार्ट, इन्फ्लामेशन हो गया। हम जानते हैं पेरिकार्डियम तो है, लेकिन पैथोजन तो वहां पे भी अटैक कर सकते हैं और इन्फ्लामेशन हो सकता है। तो हार्ट में अगर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी पूरी तरह से रिमूव ना हो, अगर वेल्व का फेलियर है या फिर हमने जो कॉन्जेनाइटल हार्ट डिफेक्ट देखे थे, तो वेंट्रिकल पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट ना भी हो, उस कंडीशन में भी तो कुछ ना कुछ ब्लड हमेशा एक्यूमुलेट होते रहेगा हार्ट के अंदर, एंड दैट विल टर्न इनटू एनलार्जमेंट ऑफ हार्ट। तो दिस इज कॉल्ड कार्डियोमेगाली। मेगाली वर्ड मतलब स्वेलिंग, हेपेटोमेगाली बोलेंगे मतलब लिवर भी साइज में बड़ा हो गया, तो मेगाली वर्ड ध्यान रखना है। डेक्स्ट्रोकार्डिया, रेयर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द हार्ट, लेफ्ट होता है, थोड़ा बहुत राइट चले गया तो क्या इसका कोई इंपैक्ट पड़ेगा? हो सकता है थोड़ा बहुत ब्रीदिंग पे पड़ेगा, अदरवाइज दिस इज नॉट, नो नीड टू कंसर्न अबाउट दिस। एब्स्टीन्स डिसीज, congenital defect in which the tricuspid valve descends into the right ventricle। वेल्व थोड़ा अपनी पोजीशन से नीचे आ गया और वो राइट वेंट्रिकल की तरफ ज्यादा है, तो राइट वेंट्रिकल का जो आउटपुट है वो कम हो जाएगा। क्लियर? इस कारण से पल्मोनरी सर्कुलेशन में कुछ इंपैक्ट्स हमको देखने मिलेंगे, बट ये उतने मतलब लीड नहीं करते हैं ज्यादा सिम्टम, और उतना ये लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होता है। पॉलीसाइथेमिया, ये हम जानते हैं ऑलरेडी, इंक्रीज द आरबीसी नंबर्स। ल्यूकोसाइटोसिस, वही नॉर्मल अगर इंक्रीज होता है। डब्ल्यूबीसीज, हीमोरेज मतलब ब्लीडिंग, चाहे एक्सटर्नल हो या इंटरनल हो, ब्लीडिंग अगर हो जाए तो ये ब्लड वॉल्यूम कम कर देता है। अगर एक नॉर्मल एडल्ट बॉडी है उसके अंदर ब्लड कितना होना चाहिए? अराउंड द 5 लीटर, लेकिन अगर कम हो जाए तो क्या हार्ट प्रॉपर अमाउंट में उस ब्लड को पंप आउट कर सकेगा? नहीं। चैप्टर फिनिश। ठीक है, हैप्पी? अब यहां पर हमने सारा कुछ तो पढ़ लिया, कुछ जगह हो सकता है बोरियत लगे, कुछ जगह इंटरेस्टिंग लगे, लेकिन क्योंकि ये हमारे करियर से रिलेटेड है, चैप्टर जितना अच्छा समझ में आएगा उतना अच्छा हम आंसर कर पाएंगे। तो जरूरी क्या है, एक पार्ट था स्टडी करना, लेकिन दूसरा और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है अपने आप को असिस्ट करना। अकेले में असिस्ट करते हैं, आज मेरे साथ करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने है, आपको दिख रहा है, आप तुरंत इनके आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। क्या आंसर होगा ये आपको बताना है। तो आई होप कि आपको यह क्लियर दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन इज, इन ह्यूमंस ब्लड पासेस फ्रॉम द पोस्ट कैवल टू द डायस्टोलिक राइट एट्रियम ऑफ हार्ट ड्यू टू, सीधी बात है, हाँ सही तो है कि क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि ह्यूमंस में ब्लड पास होता है पोस्ट कैवल, पोस्ट कैवल मतलब इंफीरियर वेना कावा, डायस्टोलिक राइट एट्रियम, यानी किसकी बात कर रहा है? राइट वेंट्रिकल की बात कर रहा है। कहाँ जाता है? लंग्स में जाता है। तो ये वेना कावा से वहां क्यों जा रहा है? एट्रियम में क्यों जा रहा है ना? राइट एट्रियम के नीचे राइट वेंट्रिकल है, तो राइट एट्रियम में क्यों जा रहा है? यानी नीचे से ब्लड वो ऊपर चैम्बर में क्यों जा रहा है? आरए में क्यों जा रहा है? सीधी बात है, यहाँ प्रेशर ज्यादा है, यहाँ कम है, ये तो जानते ही हम लोग। पहला पॉइंट लिखा है प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द पोस्ट कैवल एंड एट्रियम, लेकिन ये ऐसा लिखा नहीं है ज्यादा कम, दैट मे बी अ डाउटफुल। सेकंड लिखा है पुशिंग ओपन ऑफ द वीनस वाल्व। वीनस वाल्व क्या थे? हमने पढ़ा था आर्टरीज और वेन्स। वेन्स में धीरे धीरे ब्लड वो टुवर्ड द सेंटर लाया जाता है, ऐसे सेम्बुलर वाल्व होता है, ताकि ब्लड ऊपर आ जाए तो ब्लड वापस नीचे ना जाए ड्यू टू ग्रेविटेशन। तो ये वाल्व क्या कहलाते हैं? सेमिलुनर वाल्व, जो कि पल्मोनरी आर्टरी के माउथ और ऑर्टा के माउथ पे भी प्रेजेंट होता है, दैट सेम नेम है ना, यहाँ पे भी वही, वेन्स में भी और हार्ट के अंदर भी वही। ठीक है, वो आंसर तो क्लियर नहीं है, वो तो सिर्फ क्या कर रहा है? बैक फ्लो को रोक रहा है। दिस इज नॉट द रीजन कि हार्ट में ये ब्लड को पहुंचा। सक्शन पुल, हार्ट इतना पावरफुल नहीं कि वो सक्शन करके ब्लड को ऊपर पहुंचा रहा है। सक्शन समझते हैं ना, जूस मिला, फ्रूटी मिली, अपने पाइप डाला। एक छोटे बेबी को अगर थोड़ा सा बड़ा सा आपने स्ट्रॉ दे दिया और नीचे रख दिया, उतना सक्शन नहीं खींचवाएगा, वो बोलेगा मुझे पीते नहीं बन रहा। तो वही है, अगर सक्शन प्रेशर स्ट्रॉन्ग ना हो तो क्या ब्लड इस आरए में आ सकता है? नहीं। तो दिस कैन नॉट बी आंसर। डी, स्टिमुलेशन ऑफ द सिनोएट्रियल नोड, तो दैट इज रिलेटेड विद द एक्टिविटी ऑफ हार्ट, कि हार्ट में सिस्टोल और डायस्टोल यानी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कब होंगे उसको कंट्रोल करता है। तो ये तो कोई रिलेट नहीं कर रहा। अगर तीनों ही, मतलब ये तो बिल्कुल इररिलेवेंट हो गया, कट कर दिया। तो बचे हुए दो में से भी हम देख रहे हैं कि वो सही नहीं लग रहा। पहले ही आंसर था, लेकिन वो परफेक्टली नहीं लिखा हुआ था। परफेक्टली नहीं लिखा था इसलिए आपको बाकी ऑप्शन पढ़ने पड़े और आपका टाइम हो गया कंज्यूम।
क्वेश्चन का पर्पस वही था, आंसर तो निकाल लोगे लेकिन टाइम कैसे मैनेज करोगे। तो यहाँ पर टाइम आपका वेस्ट हो गया और वो जरूरी था और वही पर्पस था। तो देखिए यहाँ पर इसीलिए प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस करेंगे आप एफिशिएंटली जल्दी जल्दी आंसर निकालेंगे। जितना बायोलॉजी जल्दी इजी आप परफेक्ट वे में सॉल्व करेंगे उतना ही टाइम बचाएंगे, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री बनेगा आपका। देखो राइट आंसर इज ए, difference in the pressure between the postcaval and the right atrium causes the blood to flow from right pressure region to the low pressure region। था सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन। दूसरा देखें, सेकंड क्वेश्चन लिखा है द मोस्ट एक्टिव phagocytic white blood cells are, फर्स्ट ऑप्शन इज न्यूट्रोफिल एंड द मोनोसाइट्स, दूसरा क्वेश्चन लिखा है न्यूट्रोफिल एंड द eosinophil, तीसरा लिखा हुआ है lymphocyte एंड मैक्रोफेज एंड द डी ऑप्शन इज eosinophil एंड द lymphocyte। मोस्ट एक्टिव फैगोसाइटिक, फैगोसाइटिक हमने 5 में से देखा था, हमको सीधा नाम मालूम है, मेमोरी बेस्ड, न्यूट्रोफिल एंड बेसोफिल। कहाँ लिखा हुआ है ये? अच्छा इस्नोफिल लिखा हुआ है, ये सारे मान लेते हैं। यहाँ पर मैक्रोफेज को मान लेते हैं तो, लेकिन लिम्फोसाइट नहीं होता। इस्नोफिल लिम्फोफिल मतलब ये तो पूरा फॉल्स हो गया, 3 ऐसे ही निकल गया, बच गया न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट। न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट, राइट। तो न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट जो है दिस आर रेस्पॉन्सिबल फॉर फैगोसाइटोसिस। देखें यस, ए इज द राइट आंसर। देखें द न्यूक्लियस ऑफ द न्यूट्रोफिल इज मैनी लोब्ड, दे ईट हार्मफुल जंक, तो उसके बारे में लिखा है। लेकिन हमने पढ़ा था कि 5 WBCs में से जो न्यूट्रोफिल है और सबसे बड़ा साइज का जो मोनोसाइट होता है, ये दोनों ही फैगोसाइटिक नेचर के होते हैं। उसी मोनोसाइट को ही हम मैक्रोफेज कहते हैं, ये भी ध्यान रखें। तो ये इसका सिंपल सा आंसर हो गया। क्लियर? इस तरीके से ऑप्शन रहेंगे, जल्दी करना है विथ परफेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेट्स सी। The question is which type of white blood cells are concerned with the release of histamine and the natural anticoagulant heparin। अब हिस्टामाइन और हेपेरिन का क्या रिलेशन था? आई थिंक हेपेरिन जो हमने पढ़ा था वो क्या था? ब्लड एंटीकोगुलेंट, ताकि ब्लड अपने अंदर कोगुलेट ना हो, सीधी बात है ना। तो अंदर ही अगर ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर तो होते हैं, अगर ये अंदर क्लॉट हो जाएगा तो क्या होगा? थ्रोम्बोस प्रॉब्लम आएगी। हमने उसको ही पढ़ा था कि जाके सीधा ब्रेन में जाकर ये अटक सकता है। तो जरूरी है एंटीकोगुलेंट हेपेरिन होना। अच्छा वो लिखा भी हुआ है। हिस्टामाइन जो है इसके सामने लिखा नहीं है क्या है, लेकिन ये इन्फ्लामेशन के रिस्पॉन्सिबल है कि अगर यहाँ पर इंजुरी है, ज्यादा अमाउंट में ब्लड को यहाँ पर भेजा जाए तो दैट नीड टू बी स्वेल। स्वेल होगा तो क्या होगा? ज्यादा एरिया मिलेगा, आसानी से ट्रैफिक क्लियर किया जा सकता है। तो हिस्टामाइन का फंक्शन वो हो गया। कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? 2 अलग अलग नहीं होंगे, एक ही आंसर चूज करना है। मोनोसाइट का काम तो ये नहीं था, वो तो फैगोसाइटिक नेचर का था। न्यूट्रोफिल भी फैगोसाइटिक में मेनली रोल करता है, बेसोफिल का काम हो सकता है, स्नोफिल का हो सकता है। बट स्नोफिल इज समहाउ रिलेटेड, यू शुड नो विद द एलर्जी। इसका मतलब है कि एक ही ऑप्शन बच गया, आंसर शुड बी द बेसोफिल। तो इस तरीके से ऑप्शन देखते ही आपको आंसर बनना चाहिए। हालांकि मैं थोड़ा टाइम ले रहा हूँ क्योंकि मैं एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ, तो आप बोलेंगे सर तो खुद ज़्यादा टाइम ले रहे हैं। ठीक है, तो राइट आंसर इज सी द न्यूक्लियस ऑफ बेसोफिल। Usually 3 lobed, their granules take basic stain, they release heparin, serotonin and the histamine. Next question, globulin. Globulin contained in the human blood plasma are primarily involved in, यानी globulin जो हमारे ब्लड में होता है उसका काम क्या है? Clotting of blood? No. Defense mechanism of the body? Yes. Immunoglobulin कहा था। अच्छा यहाँ देखें, जल्दबाजी में आप उसको गलत ना पढ़ें, दिस इज ग्लोबुलिन नॉट ग्लोबिन। एल्बुमिन, ग्लोबिन, दिस आर द प्लाज्मा प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द विस्कोसिटी ऑफ द ब्लड। प्लाज्मा की विस्कोसिटी मेंटेन करेंगे तो ब्लड की विस्कोसिटी मेंटेन होगी। यानी ब्लड कितना वाटर होल्ड करे, सॉल्यूट ज्यादा, कंसंट्रेशन हाई, तो उसको मेंटेन करने के लिए वाटर ज्यादा हो जाएगा ना। यानी वाटर कितना हो ब्लड में, दिस इज डायरेक्टली डिपेंड ऑन द प्रेजेंस ऑफ एल्बुमिन्स एंड ग्लोबुलिन लाइक प्लाज्मा प्रोटीन्स। ये भी हमने पढ़ा था, याद करें आप लोग। डिटेल इतना पढ़ते हैं ना, वो डिटेल इसीलिए काम आती है। अगर आपको लगे कि हम इजी पढ़ लें तो ऐसे क्वेश्चन नहीं बना पाओगे, बनेगा। और देखो यहाँ क्लियरली लिखा है दिस इज PYQ AIPMT 2008 AIPMT 2009। मानता हूँ कुछ क्वेश्चन इजी होते हैं, लेकिन हाँ आप जानते हैं कि कितना स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन है। 100% में 90+ ही होना है, खासकर बायोलॉजी में। वहां पर आपको 100% में 80 या 75% बनता है, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, क्लियर? एंड दैट्स व्हाई दिस रिक्वायर्ड डिटेल डिस्क्रिप्शन। तो यहां पर हमने देखा कि
ग्लोबिन नहीं है, ग्लोबुलिन है। तो ये भी ध्यान रखें, क्वेश्चन कैसे गलत होते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन लिखा है, अगर इम्यूनोग्लोबुलिन लिखता तो मोस्टली कई जितने लोग हैं जिनके गलत होने वाले वो भी सही हो जाते। इम्यूनो का सीधा मतलब क्या होता है? डिफेंस। अच्छा लोग आंसर करते, लेकिन ग्लोबुलिन है। कुछ लोग जल्दबाजी में गलती करेंगे और लिखेंगे ऑस्मोटिक बैलेंस ऑफ द बॉडी फ्लूइड। तो ये चीज भी ध्यान रखें, स्पेलिंग का भी ध्यान रखें। इवन हम अमाइनो एसिड और नाइट्रोजनस बेस, उसमें भी एक स्पेलिंग THAIMIN मतलब थायमीन, और THY, सोचो इतना स्पेलिंग का डिफरेंस। या फिर हार्मोन की बात करें, रेनिन RENIN हार्मोन, और वहीं पर एंजाइम की बात करें RENNIN। इतनी माइन्यूट चीजों का डिफरेंस से क्वेश्चन आपका गलत हो सकता है। लेट्स सी आंसर। तो इसका आंसर तो आपको मैंने बता दिया, डिफेंस मैकेनिज्म के लिए। तो इम्यूनोग्लोबुलिन जो मैंने आपको बताया था 5 तरीके के होते हैं, GAMED, दिस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनिंग द डिफेंस सिस्टम। क्लियर? 4 क्वेश्चन हमने देखे, और कुछ क्वेश्चन देखते हैं क्योंकि मैं देख पा रहा हूं कि टाइम लगभग हो गया है। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपेयर टू द ब्लड और लिम्फ हैज। ये सभी को मालूम है भाई, ब्लड क्या है, लिम्फ क्या है, मालूम है। ऑप्शन देखो और फटाफट आंसर देखना है। इस हिसाब से पहला ऑप्शन पड़ा मोर आरबीसी एंड लेस डब्ल्यूबीसी, राइट है? ठीक है भाई। बी ऑप्शन नो प्लाज्मा, ये तो नहीं हो सकता। सी ऑप्शन प्लाज्मा विदाउट प्रोटीन, एंड डी ऑप्शन मोर डब्ल्यूबीसी एंड नो आरबीसी। आई थिंक ए, नो, रॉन्ग। देखें यहां पर कंपेयर टू ब्लड और लिम्फ हैज, लिम्फ में क्या है? मोर डब्ल्यूबीसी एंड नो आरबीसी। लैंग्वेज, ठीक है। आपको ब्लड और लिम्फ ऐसे नहीं बोल रहा, बोल रहा है ब्लड के कंपैरिजन में लिम्फ में क्या ज्यादा है, ज्यादा भी नहीं बोला, क्या है ज्यादा, डब्ल्यूबीसी आरबीसी नहीं। दैट्स व्हाई 4th ऑप्शन इज आंसर। तो ये भी ध्यान रखें, लैंग्वेज भी प्रॉब्लम करेगी। अगर हिंदी मीडियम है और इंग्लिश में अटेम्प्ट करें तो प्रॉब्लम आएगी। क्लियर? तो क्वेश्चन को बहुत सावधानी से पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है कि ये क्या पूछ रहा है, और उसके अकॉर्डिंग आंसर करना है। जानबूझ के ऑप्शंस इस तरीके से रहेंगे कि आपको लगेगा इसका आंसर यही है। आपने जहां ये डिसाइड किया, फटाक से आंसर मार्क किया, आगे बढ़ गए। ओवरऑल सीधी बात है, ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आप परफेक्टली आंसर कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ स्टैंडर्ड ECG व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग अल्फाबेट्स इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रेस्पेक्टिव एक्टिविटी ऑफ द ह्यूमन हार्ट। देखें यहां पर आपको याद होगा, रेफरेंस के लिए मैं लिख देता हूं, PQRST, दिस इज P, दिस इज QRST। ये क्या था? एट्रियल सिस्टोल, यानी वेव वाइज बोलेंगे तो डिपोलराइजेशन। यहां पर हम देखेंगे दिस इज वेंट्रिकल, यानी वेंट्रिकल था उसका सिस्टोल, तो वेंट्रिकल सिस्टोल है, इसको हम बोलेंगे वेव फॉर्म में वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन। यहां पर वेंट्रिकल अब रिलैक्स कर रहा है उसके लिए भी, क्योंकि एक्टिव प्रोसेस है, यानी रिपोलराइजेशन हम देखेंगे। तो यहां हमने लिखा वेंट्रिकल डायस्टोल, यानी एट्रियल डायस्टोल गायब है, एट्रियल का रिपोलराइजेशन उसके लिए कोई वेव नहीं, बाकी सब कुछ हम जानते हैं। उस हिसाब से देखें, पी डिपोलराइजेशन ऑफ द एट्रिया, सही बोल रहा है। बी ऑप्शन रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, नो, डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। एस स्टार्ट ऑफ सिस्टोल, नहीं, यहां से तो कहां से स्टार्ट होगा, यहां से होगा ना, QRS, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। डी, टी एंड ऑफ डायस्टोल, नो, टी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग दिस वेंट्रिकल डायस्टोल, व्हिच मींस दिस इज द आंसर। क्लियर? तो इस तरीके से एक क्रॉस चेक भी होता है। लेट्स सी द आंसर। यस, डी, सॉरी ए मतलब ये हो गया, पी डिपोलराइजेशन ऑफ द एट्रिया। तो इस तरीके से ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो आई होप आपको कुछ पॉइंट समझ में आएंगे। अब देखें यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन मैंने बना के रखे हैं, बट ऑनलाइन ये दिस इज नॉट पॉसिबल टू एक्सप्लेन एवरीथिंग, लेकिन ये क्वेश्चन आपको पहुंचेंगे। आप आफ्टर क्लास मैं इसको अपलोड कर दूंगा, तो आप यूट्यूब में इस लिंक को जाकर आप डाउनलोड करें और वहाँ पर आपको ये सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। क्लियर है? ठीक है, तो ये चीज़ रखना है। अभी के लिए कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछें, अदरवाइज हाँ, टेक केयर, बाय बाय।